अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखते हैं कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ स्केल इन एन एलिवेटर नोटिस दैट द स्केल रेट्स 30 न्यूटन। ठीक है, कहते हैं कि एक मैन जो कि स्टैंडिंग पोजीशन पर है, ठीक है, एलिवेटर में, वो नोटिस ये करता है कि स्केल जो है एलिवेटर में हमने जो है वो स्केल्स में चेक किया तो 30 न्यूटन हमारे पास उसकी जो वेट है हमें 30 न्यूटन देखने को मिली, राइट। फिर कहते हैं ग्रेटर देन हिज नॉर्मल वेट, जो कि ये वेट ग्रेटर है उसके नॉर्मल वेट से, तो इसका मतलब है कि ये वेट क्या बनेगी, अपेरेंट, तो इसको हम लिखते हैं टी से, ठीक है। और जो नॉर्मल वेट है बेसिकली उसको हम लिखते हैं डब्ल्यू, करेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू। अच्छा, अब कहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल ये वाली वेट है अपेरेंट वेट, ये ज़्यादा है नॉर्मल वेट से, तो नॉर्मल वेट डब्ल्यू है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर, राइट। तो इसका मतलब क्या है हमने ये बताना है, विच टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ एलिवेटर कुड काउस दिस ग्रेटर देन नॉर्मल रीडिंग, ठीक है ना। बेसिकली ये किस तरह की मूवमेंट हो रही है कि हमें जो है ये वेट अपेरेंट वेट हमें ग्रेटर देखने को मिल रही है नॉर्मल रीडिंग से, सही है, फिर नॉर्मल वेट से। तो आपको पता है कि इसका मतलब है कि जब भी एलिवेटर को डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास टी होता है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में एलिवेटर है, राइट, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, राइट। तो अब अगर ये हमारे पास टी ग्रेटर है डब्ल्यू से, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास फोर्स है ये ग्रेटर है। जब ये फोर्स ग्रेटर है तो ये पूरी बॉडी एलिवेटर कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी, राइट। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। याद रखें यहाँ पर भी ऑप्शन हमारे पास है अपवर्ड वाली, बट यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड है, तो लिहाजा जब बॉडी की कांस्टेंट स्पीड होगी तो हमारे पास जो है टी बराबर होगा डब्ल्यू के। भले से एलिवेटर अपवर्ड जाएगी लेकिन उसमें एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होगी, तो जो अपेरेंट वेट है वो हमारे पास एक्चुअल वेट के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेटिंग हमारे पास राइट आंसर है कि एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहे हैं अपवर्ड। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि अ मैन वेट्स 980 न्यूटन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, ठीक है, एक स्टेशनरी लिफ्ट है हमारे पास, ये एलिवेटर कह सकते हैं आप, उस पर हम एक मैन है जिसका वेट है 980 न्यूटन। व्हाट विल बी हिज वेट, ठीक है ना, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप। कहते हैं कि भाई उसका वेट क्या होगा अगर एलिवेटर या लिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो जाए, ऊपर जाने लगे, मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो हमें पता है कि जब भी एलिवेटर मूव करती है अपवर्ड तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, तो हमारे पास इक्वेशन जो है बेसिकली अपवर्ड जाने के लिए वो ये होती है कि टी बराबर है, ठीक है, एम जी प्लस एम ए, राइट। अच्छा, अब एम जी को हम लिखते हैं डब्ल्यू के बराबर और इस एम ए को हमने ऐसे लिख दिया, राइट। तो अब एक काम ये हो सकता है कि हमारे पास सिंपल यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, 9.8 के बराबर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो जी के बराबर है, राइट। तो ए हमारे पास यहाँ पर जी के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, डब्ल्यू प्लस एम, ए की जगह पर आप जी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस एम जी हमारे पास डब्ल्यू के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 2W, यानी कि जो आपके पास टी है अपेरेंट वेट वो ट्वाइस ऑफ द, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द वेट है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे वेट कितना है 980। तो इस 980 को आप सपोज करें, ठीक है ना, चलें काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हम सपोज कर लेते हैं 1000 के, सही है, तो ये हो जाएगा 2000, तो 2000 के आसपास वाला जो है हमारा आंसर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये तो काफ़ी डिफरेंस है, तो ए और डी तो नहीं हो सकता, अब बी और सी में आंसर में डिफरेंस जो है वो काफ़ी मतलब कम है, तो हम ये बता नहीं पाएंगे कि हमारे पास जो है वो कौन सा करेक्ट है।
तो अप्रॉक्सीमेट आंसर यहाँ पे हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 980, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो दिस विल बिकम 0, 2 8 जा 16, ठीक है, 1 यहाँ कैरी करेगा, 2 9 जा 18, और 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, तो सिंपल है 960। तो सी हमारे पास राइट आंसर है 1960, ठीक है, न्यूटन। तो बेसिकली ये हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है, सी। तो सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि द सन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सन जो है बेसिकली एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऑन द प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स पर, फॉर कीपिंग देम इन देयर, सही है, उनको रखने के लिए, ठीक है ना, किस पर, एक्सेस पर, स्पिन, मोशन, ऑर्बिट्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे पास जवाब है सही है। हमें ये पता है कि प्लैनेट जो होते हैं वो बेसिकली अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, राइट। तो ये जो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो इनको बेसिकली फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो कि सन एक्सर्ट करती है। तो सन जब फोर्स एक्सर्ट करती है तो जो ऑर्बिट है बेसिकली वो अपने ही वो जो हमारे पास प्लैनेट है वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमिन द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इन चारों में से हम किस चीज को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करने के लिए। तो याद रखें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, इसका मास है m और अर्थ का मास है कैपिटल M ही, तो ये बनेगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये हमारे पास लेट्स से दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये हमारे पास है मास ऑफ अर्थ। तो हम बेसिकली क्या करते हैं W इज इक्वल्स F करते हैं, और W हमारे पास mg के बराबर होता है, ठीक है, और कैपिटल G m इंटू एम ई मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, यहाँ से एम ई को हम सेपरेट करवाते हैं, तो ये बन जाता है एक्सप्रेशन मास ऑफ अर्थ का, डेट इज एम ई इज इक्वल्स, ठीक है, आर ई स्क्वायर इंटू जी ई डिवाइड बाई कैपिटल जी, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से बेसिकली हम लोग मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से बिलो जाएं यानी कि डेप्थ में जाएं, द वैल्यू ऑफ जी, तो जी की वैल्यू क्या होगी हमने ये बताना है, सही है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जी की जो वैल्यू होती है बेसिकली डेप्थ में वो हमेशा लेस देन होती है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। तो इसका मतलब है डिक्रीजेस। ये सारी चीजें हमने लेक्चर में देखी हैं, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ, ठीक है, डिक्रीजेस। तो जी की वैल्यू डेप्थ में हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं अ पर्सन हैज अ मास ऑफ 70 kg, ठीक है, एक पर्सन है जिसका मास हमारे पास गिवन है 70 kg ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस के अर्थ के सरफेस पर। हिज मास ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी, ठीक है, हमें बताना है इस मैन का जो मास है वो सरफेस ऑफ मून पर क्या होगा। तो हमें पता है कि मास जो है बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट होता है एवरीवेयर, सही है, मास चेंज नहीं होता, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो इसका मतलब है कि 70 अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो वही सेम 70 सरफेस ऑफ मून पर भी होगी, राइट, 70 kg। तो मास जो है कभी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज वो इम्पल्सिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, या फिर हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्स है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है बेसिकली एक बॉडी, ठीक है ना, एक किसी बॉडी पर फोर्स लगा रही होती है और एक दूसरी बॉडी उस बॉडी पर फोर्स लगा रही होती है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होती हैं, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये तो एक्शन रिएक्शन की हमारे पास डेफिनेशन भी होती है, राइट। सो लिहाजा
लेट्स से ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है, तो m1 m2 दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बेसिकली ओबे करता है थर्ड लॉ, सही है, थर्ड लॉ को ये ओबे करता है। द वैल्यू ऑफ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछते हैं द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी वाज डिटरमिन्ड बाय। तो ये हमें पता है कि जी की वैल्यू, जो कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67, ठीक है, एक्सपोनेंट -11, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसने डिटरमिन की थी? तो ये हमें पता है कैवेंडिश, तो कैवेंडिश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल्स इज हाफ, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे, अगर हम लोग डिस्टेंस को हाफ करेंगे, सही, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस पार्टिकल इज हाफ, अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस का ताल्लुक जो है बेसिकली फोर्स के साथ इन्वर्स है और स्क्वायर भी होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से देखें तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डिस्टेंस हमारे पास है हाफ और ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बिकम F प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1/4, ये 4 अल्टीमेटली ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि 4 टाइम्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल इज डबल, अगर हम डिस्टेंस को डबल करें, ठीक है ना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल इज डबल, पहले हाफ किया था अब डबल करना है यानी कि 2 टाइम्स, देयर मासेस आर आल्सो डबल, अच्छा उनके मासेस को भी हमने डबल किया, दोनों मासेस को हमने डबल कर दिया, सही। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उनके दरमियान जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी हमें ये बताना है। तो हमें पता है कि भाई F इज इक्वल्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, राइट। अब अगर यहाँ से G को कांस्टेंट हम और इस इक्वल को डालना, हम क्या लगा सकते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको देखते हैं F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल, m1 को हमने 2 टाइम्स किया, ठीक है, m2 को भी हमने 2 टाइम्स किया, लिखा हुआ है देयर मासेस आर डबल, यानी कि m1 को भी डबल किया और m2 को भी डबल किया, राइट। तो m1 m2 2 लिख दिया यहाँ पर, और डिस्टेंस भी क्या किया हमने डबल किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और इसका आ गया स्क्वायर, राइट। दिस विल बिकम 4/4, ठीक है, कैंसिल कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो लिहाजा जवाब के रिमेन्स अनचेंज या फिर कांस्टेंट, तो डी हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। ना यहाँ पर हाफ है, ना डबल है, ना 4 टाइम्स है, बल्कि 1 है। 1 का मतलब ये कि जो पहले था वो अभी भरी है, सही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कहते हैं कि एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ सरफेस लेयर, डेंसिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज, यहाँ पर बेसिकली हमसे चाह रहे हैं पूछना कि अगर हम डेंसिटी देखते हैं सरफेस, ठीक है ना, सरफेस लेयर, सरफेस से हम कंपेयर कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ को, जो कि इंटीरियर यानी कि हम सरफेस से डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी जो है कहाँ पर ज़्यादा हो कम होगी हमने ये डिस्कस करना है। डेंसिटी कांस्टेंट होती है, याद रखिएगा, सही। तो लिहाजा इक्वल, सी राइट आंसर है। चाहे आपके आप अर्थ के लेयर पर देखें, ठीक है, डेप्थ में देखें, कहीं पर भी देखें, डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द सरफेस, राइट। तो इसीलिए आप यहाँ पर सी ऑप्शन मार्क करेंगे जो कि हमारे पास राइट है, सी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कहते हैं कि इफ वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अवे की मीनिंग होती है दूर जाना, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाएं, अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पर जाएं, इतने डिस्टेंस पर जाएं कि हाइट हमारे पास किसके बराबर हो, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम, सही है, तो जी की वैल्यू क्या होगी हमने बेसिकली यहाँ पर ये बताना है, राइट। तो देखें इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, और इसका जो हमारे पास शॉर्टकट है वो ये भी है कि हमें पता है कि अगर हम हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है जी एच, बेसिकली हमारे पास जी एच की जो वैल्यू होती है फॉर्मूले के मुताबिक वो हमारे पास क्या है, जी कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, सही है।
अब ये सब चीज़ कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिखेंगे भाई जी एच हमारे पास प्रोपोर्शनल है 1/RE प्लस एच, RE प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब सिंपल आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पर अगर हम लोग h बराबर है RE के, तो अगर हम h की जगह पर RE पुट करेंगे तो ये RE और ये RE कितना आएगा 2RE, राइट। तो 2RE आ जाएगा नीचे और ये स्क्वायर है तो कितना बनेगा 1/4, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास बी राइट आंसर है 1/4। सिंपल है, RE पुट करना है h की जगह पर, तो RE और RE 2RE हो जाएगा और 2RE और ये होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4RE होल स्क्वायर, राइट। तो 1/4 ये हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, ठीक है, अर्थ के सेंटर पर g की वैल्यू क्या होगी, हमने बेसिकली यहाँ पर ये बताना है। तो आपको पता है कि अर्थ के सेंटर में g की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। 12 में कहते हैं द शॉर्ट रेंज फोर्स इन नेचर, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज फोर्स जो है हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि कौन सी जो फोर्स है वो बेसिकली हमारे पास शॉर्ट रेंज होती है। तो देखें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वीक फोर्स है बट ये लॉन्ग रेंज है, सही है। मतलब अगर आप इसको कहीं पर भी देखें तो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर भी ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। बट अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें ये भी जो है वो लॉन्ग रेंज होती है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारे पास बेसिकली ये शॉर्ट रेंज फोर्स कहलाती है, ठीक है, शॉर्ट रेंज होती है। 13 में कहते हैं कि द मिनिमम वेलोसिटी एट विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड टू गो, ठीक है, आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड। तो बेसिकली कम से कम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट विच, कम से कम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए एक बॉडी के पास, या हम ये कह सकते हैं कि कम से कम हम बॉडी को किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, फेंके कि वो अर्थ के सरफेस से बाहर चले जाए, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है ना, फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो बेसिकली अर्थ जो है बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है, तो वो जो बॉडी अर्थ की तरफ आ रही होती है तो इसका मतलब फोर्स एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फील्ड से हम बाहर निकल जाए, आप ये कह सकते हैं। तो इस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, इस वेलोसिटी को हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी का, राइट। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन ही यही है, द मिनिमम वेलोसिटी एट विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड इन ऑर्डर टू गो आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, राइट। तो हियर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू 1/2। तो हमारे पास बेसिकली जो डेप्थ पे वैल्यू है वो है 1/2 ऑफ द ओरिजिनल जीई के बराबर ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है ना। बताइए कि डेप्थ क्या होगी, हमने यहाँ पर डेप्थ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशन हमें बताई जा रही है। तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट क्या है वो सुन लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो शॉर्टकट हमारे पास इसका ये होता है कि आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करना है डेप्थ, कितने डेप्थ पर वैल्यू हाफ हो रही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, 1 माइनस वैल्यू ऑफ जी एंड मल्टीप्लाई बाई आर ई। सो 1 माइनस वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जी की वैल्यू हमारे पास है हाफ, 1/2 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पुट करेंगे 1/2 और ये आ जाएगा आर ई। तो एक में से आधा यानी कि 1 में से हाफ को माइनस करना है तो अल्टीमेटली हाफ ही आएगा, तो ये हो जाएगा आर ई बाई 2। तो इसका मतलब है ए हमारे पास राइट आंसर है, आर ई बाई 2। तो इसको हमने कर लिया शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से, दिस इज आवर आंसर। अच्छा, अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाएं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जी डी बराबर है 1 माइनस डी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाई जी ई। तो सेम आंसर आएगा, यहाँ पे जी डी की वैल्यू ये पुट कर दीजिएगा और सिंप्लीफाई करिएगा तो सेम आंसर मिलेगा, राइट। तो इस फॉर्मूले से आपके पास आंसर ही आएगा और इस फॉर्मूले से आपके पास आंसर ही आएगा, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं द एवरेज मास ऑफ द सन है, सन का जो एवरेज मास है वो क्या है। तो याद रखें जो सन का जो एवरेज मास निकलता है बेसिकली वो हमारे पास 10 की पावर 30 के ऑर्डर में निकलता है, राइट। तो अब पहले ऑर्डर देखें, तो 30 यहाँ पर नहीं है, कैंसिल करें इसको, 30 यहाँ पर है, 34 है, इसको भी कैंसिल करें,
30 यहाँ पर भी, 30 यहाँ पर भी है। अब इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब हमें देखना पड़ेगा कि पीछे इसके ऑर्डर क्या होते हैं। तो जवाब है भाई पीछे होता है 2 एक्सपोनेंट 30, ठीक है, 2 एक्सपोनेंट 30 kg। तो इसका मतलब है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बी भी हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि हमारे पास द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज 5 टाइम्स। हमारे पास बेसिकली जो प्लैनेट है उसका रेडियस है 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ के मुकाबले, बट सम मासेस द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट इज। हमें उस प्लैनेट के ऊपर जी की वैल्यू बतानी है। तो देखें रेडियस से ताल्लुक जी का क्या होता है। आपको याद है कि भाई ताल्लुक जी का रेडियस के साथ इनवर्स होता है, और ये आता है आर स्क्वायर। सिंपल आर क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल आर की जगह पर 5 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/25 सिंपल, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको आप कर सकते हैं, कोई यहाँ पर मतलब फॉर्मूले वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम इतना नहीं होता है, तो डायरेक्ट इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास बेसिकली कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, कि भाई कौन सी चीज़ हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, राइट। यूनिवर्सल कांस्टेंट से मुराद ये होता है कि बेसिकली पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। आप उस वैल्यू कहीं पर भी देखें, अर्थ पे, मून पे, किसी भी प्लैनेट के ऊपर देखें तो वैल्यू आपको वैल्यू चेंज नहीं होती, राइट, वो कहलाती है यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास जो है बेसिकली यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, राइट। और बी लिखा हुआ है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास बेसिकली यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी कर रही होती है, सही है, प्लैनेट टू प्लैनेट हमारे पास वेरी कर रही होती है। तो इसका मतलब हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर हो सकता है। बट सी देखते हैं, गैस कांस्टेंट ये भी यूनिवर्सल है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी ये भी हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ये राइट आंसर है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी कर रही होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है द वेट ऑफ अ बॉडी विल बी 0। जो बॉडी का वेट है बेसिकली वो 0 हो जाएगा, राइट। इफ वी कुड क्रिएट अ सिचुएशन सच एज, अगर हम सिचुएशन क्रिएट करें, इन तीनों में से कौन सी ऐसी हम करें सिचुएशन क्रिएट कि भाई ये जो वेट है हमारे पास वो बॉडी की 0 हो जाए, राइट। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर ना हमारे पास इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास जब भी हम लोग एलिवेटर को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आपको याद है टी बराबर होता है डब्ल्यू प्लस, ठीक है, एम ए के, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक काम ये कर हो सकता है यहाँ पर कि T इज इक्वल्स एम जी प्लस एम ए, राइट। एम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा एम, ठीक है, कॉमन जी प्लस ए, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू ए प्लस जी। ऑर्डर को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखें ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग यहाँ पर बेसिकली इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ए प्लस जी अगर हम 0 पुट करेंगे तो बॉडी के वेट 0, अब लाना हमें 0, ये आप याद रखें। ए प्लस जी, तो ए प्लस जी अगर हम 0 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली ये से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन सही है। अच्छा बी चेक करते हैं। तो बी में क्या है, ए माइनस जी है, तो ए माइनस जी भी हमारे पास इक्वेशन होती है जब एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करता है, तो ए माइनस जी हम इक्वेशन लिखते हैं, राइट। तो अगर a माइनस जी भी हम 0 पुट करेंगे तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब b भी सही हो गया। a बराबर है माइनस जी के, अगर a को हम पुट करते हैं माइनस जी के बराबर, तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं कि a बराबर यहाँ पर हमारे पास है माइनस जी, a की जगह पर माइनस जी, तो यहाँ पर माइनस जी लिखेंगे और ये प्लस जी है, तो अल्टीमेटली 0 आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए सी भी हमारे पास करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव, इन सारे कंडीशन में, इन सारे सिचुएशन में हमें वेट 0 देखने को मिलता है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं व्हेन एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ एन एलिवेटर इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी। अपवर्ड की बात हो रही है, तो अपवर्ड जाने पर क्या होता है, अपेरेंट वेट बेसिकली हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, राइट। अपेरेंट वेट जो है हमारे पास बेसिकली इंक्रीज होती है ऊपर जाने पर, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन से समझें तो टी हमारे पास ग्रेटर होगा डब्ल्यू से, राइट। तो जब भी ऊपर जाते हैं तो टी बढ़ता है हमेशा अपेरेंट वेट रियल वेट के मुकाबले में, तो बी हमारे पास राइट है, फर्दर इंक्रीज। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो फिर तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट, तो फिर तो हमारे पास वेट चेंज नहीं होगा, दोनों बराबर रहेंगे, सही है, टी और डब्ल्यू बराबर होता है। 20 में कहते हैं कि द वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर मूविंग डाउन, ठीक है। हमारे पास बेसिकली एक मैन है जो कि एलिवेटर से डाउन मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन 9.8, जिसकी एक्सेलरेशन हमारे पास है 9.8, तो उसका वेट क्या होगा हमने ये बताना है। जवाब है उसका वेट 0 होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा ये वाली इक्वेशन डाउनवर्ड की, सही है। तो अगर हमारे पास वो जो मैन है वो मैन बेसिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो अपनी एक्सेलरेशन है, उसकी अपनी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 9.8 के बराबर, यानी कि g के बराबर है। तो a बराबर है g के, राइट। तो g माइनस जी 0 आ जाएगा और 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, तो इसका मतलब t क्या मिलेगा 0, तो 0 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखते हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडीज आर इन अ स्टेट ऑफ। अगर कोई हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडी है, जैसे हमने केस नंबर 4 में समझा था कि एलिवेटर जो है बेसिकली हमारे पास जो केबल है उसका वो ब्रेक हो गया, तो जैसे ही केबल ब्रेक हुआ तो ये बॉडी पूरी क्या हो गई, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल कंडीशन में अपेरेंट वेट जो है बॉडी की वो 0 हो जाती है, राइट, फ्री फॉलिंग कंडीशन में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। क्लियर है ये बात। अब हमारे पास है बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रेविटी, सही है। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होता है, सो बेसिकली टू ओवरकम द वेटलेसनेस एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड। वेटलेसनेस की कंडीशन को बेसिकली हम जो है वो ओवरकम करने के लिए, यानी कि जो अपेरेंट वेट हमारे पास बॉडी की 0 हो रही है, इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को बेसिकली ओवरकम करने के लिए हम जो है वो ग्रेविटी क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ग्रेविटी कहलाती है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, राइट। Artificial gravity can be created in a spacecraft by spinning it around its own axis। तो बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम जो है वो स्पिन करवाएं, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट को एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। लेट्स से हमारे पास दिस इज़ आवर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 रूम्स हैं जो कि बेसिकली कनेक्टेड हैं बाय अ टनल। ये हमारे पास है टनल, राइट, दिस इज़ आवर टनल। सो अगर इसको हम रोटेट कराएंगे तो इसकी जो बेसिकली पाथ बनेगी वो लाइक सर्कल बनेगी। तो इसीलिए मैं इसके लेंथ को कहूँगा लेंथ बिटवीन 2 चैम्बर इज d, डायमीटर हो जाएगा, और r अगर हम मालूम करें तो ये हो जाएगा d/2, ठीक है। सो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी की हमारे पास बनती है इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी के 1/2 पाई √g/r, ठीक है, और r इसमें होता है रेडियस, जो कि बेसिकली एग्जैक्टली हाफ है। और इसको हम लोग लेंथ भी पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ द टनल कह सकते हैं इसको आप। तो इसका हाफ करेंगे तो आपको रेडियस मिलेगा। क्लियर है ये बात। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो d है, लेंथ है, ये हमारे पास है, ठीक है, 20 मीटर। सपोज दैट लेंथ ऑफ द टनल इज 20 मीटर, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, l/2, हाफ है ना। तो एग्जैक्टली 20 डिवाइड बाई 2, दिस विल बिकम 10 मीटर। सो इस तरह से हम लोग r फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर इस r को यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ वगैरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है और एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी की तो हमने अभी बात की है, जाहिर सी बात है कि भाई वो वेलोसिटी है कम से कम जो हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी है कि जब कोई प्लैनेट, कोई ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट में मूव करे तो उसकी जो वेलोसिटी कहलाती है बेसिकली उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। तो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, और
हमारे पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसके वेलोसिटी का, इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी आप पहले जो है वो लेक्चर्स को कंप्लीट करें, थियोरेटिकल जो है आप कंप्लीट करें, क्योंकि जितना अच्छा आप चैप्टर्स में ग्रेप होगा आपका, तो ज़ाहिर बात है आपको एमसीक्यूज जो है आसान लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।